जय हिंद दोस्तों। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें वी विल स्टडी हियर अबाउट एससीओ। एससीओ से क्या मतलब है? एससीओ का मतलब है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसके बारे में हम बेसिक तौर पर पढ़ेंगे कि इसमें क्या है, कौन सी कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, इसमें क्या चल रहा है दुनिया में, इसकी क्या स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में ये कहाँ आता है, ये कितने वर्ल्ड की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और आने वाले समय में फ्यूचर में इसका क्या परिणाम होगा, प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, सब हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसके कौन से मेंबर्स हैं। देखिए, तीन टाइप्स के मेंबर होते हैं हमारे पास। तीन टाइप के मेंबर्स। एक होते हैं परमानेंट मेंबर्स, जिसे हम कहते हैं परमानेंट मेंबर्स। एक होते हैं परमानेंट मेंबर्स, दूसरे होते हैं ऑब्जर्वर स्टेट्स, जो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, मीटिंग में पार्ट लेते हैं पर वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। और एक होते हैं डायलॉग पार्टनर्स। ऑलराइट, अब परमानेंट मेंबर्स में चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान और ईरान है। सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने करी थी? सबसे पहले शुरुआत इसकी की थी 5 कंट्री ने, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान। ये 5 कंट्री थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जो इंडिया है एंड पाकिस्तान है, पाकिस्तान और इंडिया ये ऑर्गेनाइजेशन में कब आए थे? 2017 में आए थे। याद रखिए, 2017 में आए थे पाकिस्तान और हिंदुस्तान। अब इसके बाद अभी 2023 में ईरान जो हमारे पास है, वो पहले हमारा था ऑब्जर्वर स्टेट, नाउ इट हैज बीन टर्न्ड इनटू परमानेंट मेंबर। सो अब हमारे पास कितने परमानेंट मेंबर है? अब हमारे पास परमानेंट मेंबर हैं 9। देयर आर टोटल 9 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द एससीओ। देन ऑब्जर्वर स्टेट्स में अफगानिस्तान, मंगोलिया, बेलारूस। डायलॉग पार्टनर्स में श्रीलंका है, टर्की है, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है। और गेस्ट, जो गेस्ट कंट्रीज हैं, जो जिनको एससीओ मीटिंग में बुलाया जाता है, गेस्ट कंट्रीज कौन सी हो सकती हैं? एशियन कंट्रीज। एशियन मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, तो एशियन कंट्रीज हो सकती हैं। और तुर्कमेनिस्तान। अब तुर्कमेनिस्तान को निकाल दिया गया है क्योंकि इसका चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, तो तुर्कमेनिस्तान को निकाल दिया गया है और बाकी सारी कंट्रीज हैं। और अब देखिए, अब शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का क्या मतलब है? ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि चाइना और रशिया आपस में काफी मिले हुए हैं और अमेरिका की डोमिनेंस को खत्म करना चाहते हैं, वेस्ट की डोमिनेंस को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि हम सारे एशिया पे, इंडो पैसिफिक रीजन पे, और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यूरेशियन रीजन पे, ये सारा यूरेशिया है रीजन, ये सारा, दिस इज यूरेशिया रीजन पे कब्जा जमाने के लिए ये 2 मेन कंट्रीज ने इसको स्थापना की थी। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, द 8 मेंबर्स ऑफ द कंट्रीज ऑफ एससीओ, यहाँ पे 9 आएगा, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे 9 आएगा। अराउंड 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये 9 कंट्रीज रिप्रेजेंट करते हैं, as well as 25% of the global GDP. They occupy a major position in the world geopolitics, strategic location because of 42% population and 25% of the global GDP. Next, SCO कनेक्टिविटी इंप्रूव कर रहा है, जैसे कनेक्टिविटी टूरिज्म में भी इसका मदद आ रही है। अब हम समझते हैं कैसे हो रहा है कनेक्टिविटी। मतलब the SCO is promoting connectivity among the member states through infrastructure projects like चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। मतलब अगर हमें यहाँ से लेके चाइना जाना है या चाइना से लेके पाकिस्तान से लेके कजाकिस्तान जाना है, तो ऐसे कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो सारे देशों में इकोनॉमिक कॉर्पोरेशंस को, पॉलिटिकल, सोशल, जियोग्राफिकल कॉर्पोरेशन को इन्हांस करने में मदद आएंगे। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है। अब आगे देखिए, आगे हमारे पास आते हैं अदर पर्सपेक्टिव में क्या क्या आता है। जो हमारे हिंदुस्तान के पीएम है श्री नरेंद्र मोदी, वो क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी कहते हैं
द इंडियन पीएम क्रिटिसाइज कंट्रीज दैट एम्प्लॉय क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब हमें पता है कि हमारे देश में बहुत आतंकवाद है तो उसको काउंटर भी करना है। तो हमारे देश में काउंटर करने के लिए एनआईए है, रॉ है। अब ये कंट्रीज में भी आतंकवाद है, जैसे पाकिस्तान आतंकवाद खुद भेजता है, चाइना में भी आतंकवाद काफ़ी है, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान सब में आतंकवाद है। तो इनको काउंटर करने के लिए एससीओ बनाया गया है। एससीओ में इनको काउंटर करने के लिए इंटेलिजेंस की शेयरिंग करी जाएगी, एक पर्टिकुलर ग्रुपिंग फॉर्म की जाएगी जिसका नाम है रैट्स। आपको पता है एक रैट्स ग्रुपिंग फॉर्म की गई है, देखिए आप, देखिए रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, एक रैट्स ग्रुपिंग है हमारे पास जो बनाई गई है एससीओ में। अब रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, इसमें सारी कंट्रीज का सम्मेलन किस चीज के अगेंस्ट फॉट करेगा, एक्सट्रीमिज्म के बारे। एक्सट्रीमिज्म मीन्स रेडिकलिज्म, मतलब जो चाहते हैं कि हम एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन को फेंक दें, उनके अगेंस्ट फॉट करेंगे। सेपरेटिज्म, को डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और टेररिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट, टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करेंगे। कैसे? शेयरिंग ऑफ द इंटेलिजेंस, शेयरिंग ऑफ द रिपोर्ट्स, शेयरिंग ऑफ द मिलिट्री, बायलैटरल ट्रेड्स and other type of things. अब the Chinese president while celebrating the 10-year anniversary of the BRI, अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, एक हमारे पास है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है, पर हिंदुस्तान उसको पसंद नहीं करता क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होके जा रहा है, तो हिंदुस्तान पसंद नहीं करता। बट पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया है तो हम कुछ नहीं कह सकते। So mentioned the global security initiative calling for political resolution to international and regional conflicts to establish a solid security shield in region। जैसे हमने बताया कि काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वैसे ही एक BRI चाइना के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। अब the Russian president attending his first multilateral gathering says he failed the rebellion Wagner group। अब आपको पता है कि वैगनर ग्रुप क्या है? वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। अब उसको भी फॉट करने के लिए एससीओ की रशिया मदद लेगा। इन रिसेंट समिट दैट हैज बीन हेल्ड थ्रू फोन्स, तो उसमें क्या कहा गया है रशियन प्रेसिडेंट के द्वारा कि वो वैगनर ग्रुप पे इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, कौन सी कंट्रीज में वैगनर ग्रुप प्रेजेंट है उस पे ये लोग अपनी राय देंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज जो भी इसके पार्ट्स हैं, और रशिया को हेल्प करेंगे। अब क्या है? इकोनॉमिक कॉपरेशन। एससीओ प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स विद द एससीओ कंट्रीज टू डाइवर्सिफाई द इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब क्या है, हम किसी देश में पैसे लगा सकते हैं, वो हमारे देश में पैसा लगा सकते हैं, वो टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, किसी एक साल में किसी देश के एक एरिया को टूरिज्म स्पॉट बना सकते हैं कि सारे देश के लोग, सारे और भी देश के लोग जो एससीओ के मेंबर हैं वो वहां जाकर विजिट करें, जिससे क्या होगा, हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों की एक्सपर्टाइज स्किल्स बढ़ेंगी और बहुत ही कुछ होगा। और एनर्जी सिक्योरिटी। अब हमें पता है कि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान ऐसे देश हैं जहाँ पे एनर्जी बहुत है। एनर्जी मीन्स इन केस ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम बहुत पाया जाता है इन देशों में, तो हमारे लिए अच्छी बात हो सकती है क्योंकि हम उनसे कम प्राइस में इंपोर्ट करा सकते हैं। एंड वी कैन हैव ऑल्सो कल्चरल कॉर्पोरेशंस। अब कल्चर में क्या आता है, हम अपनी सॉफ्ट पावर, डू यू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ द सॉफ्ट पावर? सॉफ्ट पावर से हम दूसरी कंट्रीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे द टोटल कल्चरल हेरिटेज ऑफ द एससीओ मेंबर्स, स्टेट्स, ऑब्जर्वर्स एंड पार्टनर्स, जो भी इसकी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, मेंबर स्टेट्स हैं और पार्टनर स्टेट्स हैं, उन्होंने एक हेरिटेज साइट बनाई है हिंदुस्तान में। पिछले साल हिंदुस्तान में उन्होंने एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट फिट करी थी जो थी वाराणसी में, जिससे सारे देश के डिप्लोमेट्स, साइंटिस्ट वहां आएंगे,
वहाँ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, बात होगी, बायलैटरल टॉक्स होंगी, मिलिट्री के बारे में टॉक होगी, इकोनॉमिक कॉपरेशंस को बढ़ाने के लिए बात होगी और बहुत कुछ होगा। अब हम पढ़ेंगे, अब इसके अंदर एससीओ हमारे पास है। अब एससीओ के अंदर ही देश लड़ते रहते हैं, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ते हैं। पाकिस्तान से क्यों लड़ते हैं? क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री को फाइनेंस करता है, स्टेट फाइनेंसिंग होती है, पाकिस्तान से निकलकर आतंकवादी आते हैं। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में झगड़ा चलता रहता है, और चाइना और इंडिया में भी। जैसे हमें पता है कि गलवान वैली को क्रॉस कर कर चाइना के सोल्जर्स हिंदुस्तान में आ रहे थे, तो हमको उनको पुश बैक करना पड़ा। एससीओ के होते हुए भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, बट इंडिया क्या करता है? इंडिया मल्टीपोलैरिटी रख के रखता है। मल्टीपोलैरिटी, डू यू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ मल्टीपोलैरिटी? मल्टीपोलैरिटी, मल्टीपोलैरिटी का मतलब ये है कि हिंदुस्तान पहले नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मतलब जब कोल्ड वॉर एरा बिगन हुआ, तब दुनिया दो भागों में बांटी हुई थी, यूएसए और यूएसएसआर। तो इंडिया ने कहा कि हम आइडियोलॉजिकल वॉर के बीच में नहीं जाएंगे और हम नॉन अलाइंड मूवमेंट में रहेंगे। बट अब आज के सिनेरियो को देखते हुए इंडिया किस फेस में जा रहा है? इंडिया फेस जा रहा है मल्टीपोलैरिटी के सिस्टम में। मल्टीपोलैरिटी मतलब हम हर देश का जो भी सम्मेलन होगा उसमें हम हर देश के सम्मेलन में जाएंगे। कुछ तो अलाउंसेस, कुछ तो प्रकार के हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे इंडिया हर ग्रुपिंग का पार्ट है, जैसे क्वाड का, क्वाड, ब्रिक्स का, बिम्स्टेक का, G20 का, G77 का, G15 का। ऐसी ऐसी बहुत सारे सम्मेलन हैं जिसमें हिंदुस्तान मेंबर है, क्योंकि वो मल्टीपोलैरिटी सिस्टम को बिलोंग कर रहा है। अब किस किस में डिस्प्यूट्स हैं? इंडिया चाइना में है। आफ्टर द 18th राउंड ऑफ द चाइना इंडो चाइना कॉर्प्स कमांडर लेवल मीटिंग देयर इज नो ब्रेक थ्रू, मतलब बात करने के बाद भी एससीओ में कुछ फर्क नहीं पड़ा। इंडिया और पाकिस्तान इंडिया और चाइना के हालात में कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब इंडिया और पाकिस्तान की ओवर टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड, मैंने आपको बताया स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है, जिसके कारण इंडिया और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। अब किर्गिस्तान और तजाकिस्तान में भी बॉर्डर के रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान में। आप देखिए कैसे द एस्केलेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस टू कंट्रीज as witnessed on September and then again on November has been troubling development for the region। मतलब एससीओ बनाया क्यों गया? वो सारे रीजन की, यूरेशिया रीजन की डेवलपमेंट के लिए। बट अगर यही देश लड़ी जा रहे हैं तो इस कॉरपोरेशन की डेवलपमेंट कैसे होगी? तो इन देशों को समझना चाहिए कि हमें अपनी सोवरेनिटी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए हमें दुनिया में अपने आप को, खुद को स्टेबलाइज करना चाहिए। तब जाके हम वर्ल्ड की इकोनॉमीज को स्टेबल कर पाएंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी डिस्प्यूट चलते हैं। अब तो अफगानिस्तान में तालिबान आ गया है, जिसके कारण पाकिस्तान और अफगानिस्तान में डिस्प्यूट चलते रहते हैं। अब देखिए चैलेंजेस क्या है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए नहीं, एससीओ के लिए। एससीओ के लिए चैलेंजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म वाइल एससीओ हैज अ नंबर ऑफ बॉडीज। पहले आपको मैं बताना चाहता हूं एससीओ में क्या क्या बॉडीज हैं। जैसे एक बॉडीज है रैट्स, रीजनल एंटी टेरर सोसाइटी, रैट्स है काउंटर टेररिज्म करने के लिए। काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स है, प्राइम मिनिस्टर का बायलैटरल टॉक करने के लिए एक काउंसिल बनी हुई है। और बिजनेस काउंसिल है, एससीओ बिजनेस काउंसिल, एससीओ इंटरबैग कॉन्ट्रम, एससीओ फोरम। और हमारे पास कौन सी ऐसी काउंसिल्स हैं? काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, एससीओ सेक्रेटरी जनरल। एससीओ का सेक्रेटरी जनरल भी हर साल बदलते हैं और अपॉइंट करे जाते हैं मेंबर स्टेट्स में से। तो इसलिए लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे यहाँ पे बॉडीज आ रही हैं जो इसकी सब बॉडीज हैं, पर एज हम कंपेयर करें अदर इंस्टीट्यूशन से, जैसे यूएन से, ब्रिक्स से, तो इसमें बहुत ही कम सब बॉडीज आ रही हैं, जिसके कारण इसकी राइज नहीं हो पा रही। और
चाइना चाइना का इंक्रीजिंग एग्रेशन हो रहा है। चाइना इस एससीओ का जो पार्ट है, चाइना एग्रेशन दिखा रहा है। एग्रेशन मतलब हमें पता है कि चाइना इज एन एक्सपेंशनिस्ट पावर, इट शोज एग्रेशन। एग्रेशन से क्या मतलब है, चाइना चाहता है कि हम पूरे तालिबान पे कब्जा कर लें, चाइना चाहता है कि हम ताइवान पे कब्जा कर लें, तिब्बत पे कब्जा कर चुके हैं, वो गलवान वैली पे भी आते हैं, अरुणाचल प्रदेश की जगह पे नेम कर चुके हैं वो कि अरुणाचल प्रदेश की जगह हमारी है। तो चाइना का इंक्रीजिंग रोल एससीओ की डेवलपमेंट को हैम्पर कर रहा है, कम कर रहा है, इसीलिए एससीओ ऊपर नहीं बढ़ पा रहा। और एट लास्ट मैं आपको कहना चाहूँगा कि एससीओ ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है। एससीओ में अगर ध्यान रखा जाए तो डेवलपमेंट हो सकती है। इंडिया का इसमें क्या पर्सपेक्टिव आ रहा है, इंडिया मल्टीपोलर है जिसके कारण हम हर देश के साथ मिलेंगे, चाहे हमारा दुश्मन हो, चाहे देश हमारा दुश्मन हो, पर हम हर देश से मिलेंगे, अपनी ताकत को बढ़ाएंगे, उनसे छोटी छोटी अलाउंसेस मिले, जैसे हमने कोई इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन कर ली, हमने कोई ट्रेड्स कर ली, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिए, टूरिज्म कर लिया, सॉफ्ट पावर को इन्फ्लुएंस कर लिया, बुद्धिज्म को इन्फ्लुएंस कर लिया। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से इंडिया की डेवलपमेंट बढ़ सकती है। जैसे कि हम देख चुके हैं, इंडिया इज नाउ द 6th largest economy in the world and the first largest population in the world. So we are in the position of the demographic dividend sweet spot. So we should use this SCO organization to increase the power of India along the world. ठीक है, तो आज हम सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।